यो, आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम करंट अफेयर्स के सीरीज़ को देख रहे थे जनवरी मंथ को। हमने 2 पार्ट को कवर कर दिया, ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला न्यूज़ है सी विजिल 21। तो ये क्या है? एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी स्टार्ट करने वाली है। कब से कब तक? 12 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, जो भी हमारे इंटायर 7,516 किलोमीटर का जो हमारा कोस्ट लाइन है इंडिया का, उस वहाँ पे ये कोस्टल डिफेंस ड्रिल कंडक्ट होगा। फाइन, आगे देखते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप 9mm मशीन पिस्टल। तो इंडिया ने यह बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि अपनी जो इंडियन आर्मी है एंड डीआरडीओ, उन्होंने एक 9mm के मशीन पिस्टल को डेवलप किया जॉइंटली। तो देखते हैं कैसा है। ये आप देख सकते हैं कैसा पिस्टल है। तो इस पिस्टल का नाम क्या रखा गया? असीमी। असीमी का जो मीनिंग बन रहा है यहाँ पे, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। तो आपको मीनिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना है कि ये जो पिस्टल है किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी ने। फाइन, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ हैंड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू सीआरपीएफ। डीआरडीओ ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाया है जिसका नाम है रक्षिता, और ये किसको गिफ्ट किया है? सीआरपीएफ को। तो डीआरडीओ लेबोरेटरी हैंड ओवर रक्षिता टू अ बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल टू सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो अपनी डीआरडीओ है, उन्होंने ये बाइक को गिफ्ट किया है सीआरपीएफ को। तो ये क्या है? बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। फाइन, जैसे हमारा नॉर्मल एम्बुलेंस होता है 4 व्हीलर में, 4 व्हीलर का, वैसे ये 2 व्हीलर मोटर बाइक एम्बुलेंस है। फाइन, फिर देखते हैं। 5 डे इंडिया फ्रेंच एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। कहाँ स्टार्ट होगा? जोधपुर में। 5 दिन का इंडिया और फ्रांस का ये एक्सरसाइज होगा जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। 21 क्या है? क्योंकि 2021 में कंडक्ट हो रहा है, जो कि 20 से 24 जनवरी तक चलने वाला है। कहाँ पे? जोधपुर में। तो फ्रांस की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? फ्रांस की तरफ से राफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट A400M। और इंडिया की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें? राफेल, अपना मिराज 2000, सुखोई 30 MKI एंड अदर एयरक्राफ्ट। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बस आपको ये याद रखना है एक्साइड डेजर्ट नाइट कहाँ पे हो रहा है? जोधपुर में। और किसके किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। फिर आगे देख लेते हैं, एक ये नोट है, डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और फ्रांस कौन कौन से होते हैं हमारा इंडिया और फ्रांस के बीच में? एक गरुड़ होता है, एयरफोर्स, और दोनों, ये गरुड़ क्या है? एयरफोर्स एक्सरसाइज है। वरुण नवल एक्सरसाइज है एंड शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। फिर से गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, वरुण नवल एक्सरसाइज एंड शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। आगे, सक्सेसफुल मेड इन टेस्ट ऑफ आकाश एनजी मिसाइल। एनजी मतलब न्यू जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं। तो अभी डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है आकाश का। आकाश बहुत पहले डेवलप हो चुका था, बट ये न्यू जनरेशन मिसाइल है। तो आकाश जो है वो क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये जो अभी लॉन्च हुआ है वो कहाँ से कंडक्ट किया गया? ओडिशा के कोस्ट से, कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो ये जो हमारा जो न्यू है, नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा मिसाइल होगा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा और हाईली एडवांस होगा। तो अभी रिसेंटली इवन की कैबिनेट ने भी जो आकाश मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। और आकाश का अगर रेंज देखें तो कितना है? 25 किलोमीटर के आसपास। और ये याद रखना है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। आगे देखते हैं। बीएसएफ लॉन्चेस ऑपरेशन सर्द हवा एट राजस्थान बॉर्डर। तो सर्द हवा किसने लॉन्च किया? बीएसएफ ने, पहली बात। ये क्यों? क्योंकि बीएसएफ ने सर्द हवा को क्योंकि बूस्ट करने के लिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। सेम ऑन द सेम लाइंस, जैसे सर्द हवा ठंड में होता है, वैसे ही गर्म हवा चलता है। गर्म हवा ऑपरेशन समर्स में स्टार्ट करते हैं ताकि अपने आप को बूस्ट रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाएं।
और हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, स्पेशली जो हमारी बीएसएफ वो कौन से बॉर्डर्स को गार्ड करती है? हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी बॉर्डर्स एरिया है उसको कौन गार्ड कर रहा है? बीएसएफ। तो बस ये याद रखना है, सर्द हवा किसने लॉन्च किया है? बीएसएफ ने लॉन्च किया है इन राजस्थान। सुमित शर्मा अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। सुनीत शर्मा जो हैं नए चेयरमैन बन गए हैं अब अपने रेलवे बोर्ड के। तो इससे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया? मतलब कि सुमित शर्मा ने किसको रिप्लेस किया है? विनोद कुमार यादव जी को। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट सुनीत शर्मा एज अ न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। और इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया? विनोद कुमार यादव जी को। उमेश सिन्हा अपॉइंटेड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। उमेश सिन्हा जी हैं वो अब क्या बन चुके हैं? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास? उमेश सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है? और अभी हाल फिलहाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? सुनील अरोड़ा जी। याद रखना है, सुनील अरोड़ा जी क्या है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आगे देखते हैं। श्रीमती सोमा मंडल हैज़ टेकन ओवर एज चेयरमैन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो हमारी सोमा मंडल जी हैं वो अब क्या बन चुकी हैं? चेयरमैन बन चुकी हैं सेल की। और इससे पहले क्या थी? वो डायरेक्टर थी सेल में। फाइन, फिर आगे देखते हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि फर्स्ट एवर वुमेन होंगी जो हेड करेंगी इसको, सेल को। तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रीमती मोना मंडल। आगे देखते हैं। जस्टिस गीता मित्तल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ बीसीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। जो हमारे जस्टिस गीता मित्तल हैं वो अब चेयरमैन बन चुकी है बीसीसी की। इससे पहले जो हमारी गीता मित्तल थी वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी। कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। तो जस्टिस गीता मित्तल इससे पहले अर्लियर क्या थी? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रही हैं। और ये पहली चेयरपर्सन होंगी, वुमेन चेयरपर्सन होंगी BCCC की। फाइन, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि पहली वुमेन चेयरपर्सन होंगी BCC की। आगे देखते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट, मतलब KVIC ने, खादी एंड विलेज डेवलपमेंट ने एक पेंट को बनाया है जो कि हमारे नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है इस पेंट को। तो ये इस पेंट की खासियत क्या है? इस पेंट की खासियत ये है कि ये पेंट काउडंग से बना हुआ है। किससे बना हुआ? काउडंग से। और ये बहुत इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक होगा। और इसके ये दो फॉर्म में अवेलेबल है, एज ए डिस्टेम्पर एंड प्लास्टिक इमल्शन पेंट। फाइन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यही याद रखना है। खादी प्राकृतिक पेंट किसने डेवलप किया? KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। आगे देखते हैं। इलॉन मस्क SpaceX create a new world record, launches 143 सैटेलाइट in a single rocket। वाह, इलॉन मस्क ने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। एक साथ 143 सैटेलाइट्स को एक ही साथ इन्होंने लॉन्च किया है। तो देखते हैं इसके बारे में एक बार। The 143 satellite launches include commercial and government CubeSat, Microsat and 10 Starlink satellite। मतलब इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सैटेलाइट इंक्लूडेड है। विद दिस सैटेलाइट SpaceX aims to provide the global broadband internet coverage all over the world by 2021। तो SpaceX का मिशन क्या है, एम क्या है कि ग्लोबल कवरेज देना है ब्रॉडबैंड इंटरनेट का। कब तक? 2021 तक। साथ ही यहाँ पे जो हमारे इलोन मस्क जी हैं उन्होंने इंडिया का, इसरो का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जब इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट 2017 में लॉन्च किया था। तो इसरो ने भी एक रिकॉर्ड बनाया था जो अब टूट चुका है। आगे देखते हैं। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर द फर्स्ट 2 कोविड वैक्सीन टू बी अप्रूव्ड इन इंडिया। यह हर किसी को पता है, बट यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो है कोविशील्ड किसने डेवलप किया है और कोवैक्सीन किसने डेवलप किया है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज ऑफ कोविशील्ड दैट इज मेड फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑन द बेस ऑफ एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन। एंड अपना कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाया है।
कोवैक्सीन किसने बनाया? भारत बायोटेक ने। और अपना जो कोविशील्ड है ये किसने बनाया? ये सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। फाइन। आगे, इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन्स इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क खुल चुका है। तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक 4 एकड़ का हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कंट्री का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क खोला है। और यहाँ पे क्या 40 पॉलिनेटर स्पीसीज को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं और इनका क्या रोल है पॉलिनेशन में। फाइन। कहाँ पे स्टार्ट किया है? हल्द्वानी में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ये देख सकते हैं आप। फिर पीसीआरए लॉन्चेस अ मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन सक्षम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्षम जो प्रोजेक्ट है, कैंपेन है, वो कौन लॉन्च करता है? तो साफ सीधा आंसर हमारा बनता है पीसीआरए। इसका एम क्या है? एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। ग्रीन और क्लीन एनर्जी के बारे में अवेयरनेस डेवलप करना है, प्रमोट करना है। With a view of creating awareness among the consumer of fossil fuels, Petroleum Conservation Research Association (PCRA), Ministry of Petroleum and Natural Gas launch a month-long campaign सक्षम। तो ये PCRA है वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, आगे देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुंदरबन इज अ होम टू 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो अपना जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने अभी कोई सर्वे किया है और वहाँ पे पता लगाया है कि सुंदरबन में 228 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो सुंदरबन अगर देखें तो सुंदरबन क्या है? नेशनल पार्क है, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है एंड सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और सुंदरबन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्राइब हो चुकी थी 1987 में। और ये रामसर साइट कब बन गई? 2019 में। फाइन। ये क्या क्या है? नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में इंस्क्राइब हुई। और रामसर साइट कब बन गई? 2019 में। इट इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मैंडेट बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम 1989। और हाल फिलहाल में IUCN का एक और सर्वे हुआ, असेसमेंट हुआ था, जिसमें बताया गया कि सुंदरबन जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है अंडर IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम फ्रेमवर्क। फाइन। आगे देखते हैं। ब्रिटेन इनवाइट्स PM मोदी टू अटेंड G7 समिट हेल्ड इन जून दिस ईयर। तो ब्रिटेन जो है PM मोदी को इनवाइट कर रहा है G7 समिट के लिए, जो कि कब होने वाला है? जून में। जून में 11 से 13 जून के बीच में हो जाएगा ये समिट। बिसाइड्स इंडिया के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को भी इनविटेशन मिला है एज अ गेस्ट कंट्री। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया पार्टिसिपेटेड इन अ G7 समिट एज अ गेस्ट कंट्रीज। आगे देखते हैं। तो G7 के बारे में थोड़ा सा देख लें। G7 कब बना? 1975 में बन गया था। 1975 में G7 इस्टेब्लिश हुआ। और कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके G7 के? UK, US, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा एंड इटली। UK, US, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, याद कर सकते हैं आप। फिर आगे देखते हैं। क्लाइमेट अडेप्शन समिट 2021। तो ये जो समिट है ये कहाँ होने वाला है? नीदरलैंड में। और कौन होस्ट करेगा? नीदरलैंड ही होस्ट कर रही है। कब से कब तक चलने वाला है? 25 से 26 जनवरी तक चलने वाला है ये। तो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो भी एड्रेस करेंगे इस समिट को। और उन्होंने बताया कि इंडिया जो है टारगेट कर रहा है 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की बाय द ईयर ऑफ 2030। मतलब कि इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है। कब तक? 2030 तक। नोट देख लेते हैं एक बार। तो 2021 का UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज COP26। और COP26 कब होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तो ये आपको याद रखना है। इट इज शेड्यूल्ड हेल्ड इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड फ्रॉम
1 से 12 नवंबर के अंडर में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूके। तो पूछ सकते हैं COP26 कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है पीएम मोदी एड्रेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दाओस। तो हमारे जो पीएम हैं उन्होंने अभी अटेंड किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज को, जो जो कि दाओस में था। तो वहाँ पे ये गए हुए थे और ये डायलॉग में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो ये जो मीटिंग है ये ऐसा नहीं है कि स्पेशली आज हुआ या फिर स्पेशली कभी कभी होता है, ये हर साल होता है और जनवरी के मंथ में ही होता है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्ट द एनुअल मीटिंग इन दाओस स्विट्जरलैंड एट द एंड ऑफ जनवरी। हर साल के जनवरी के एंड के आसपास ये होता है स्विट्ज़रलैंड में। और ये क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखें तो एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, विच इज़ फाउंडेड इन 1971 में फाउंड हुआ था। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट होती है वो कहाँ पे होती है, दाओस में होती है हर साल स्विट्ज़रलैंड में। बस इंडिया रैंक 85th इन वर्ल्ड मोस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2021। जो इंडिया का रैंक है वो कितना है, 85 इन पासपोर्ट इंडेक्स। मतलब कि ये क्या है, एक इंडेक्स है पासपोर्ट के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं। तो इसी को बोले तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है इस रिपोर्ट को। तो इंडिया का रैंक क्या है, 85। तो इंडिया का रैंक 85 है और इंडिया को जो स्कोर मिला है वो क्या मिला है, 58, विच मीन्स कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो 58 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा, प्रायर वीज़ा, मतलब पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 58 नेशंस में, कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है वो किसका है, जापान का, जहाँ की जिसका स्कोर क्या रहा है, जिसका रैंक रहा है 191। और सेकंड सिंगापुर, जिसका रैंक क्या रहा, 190। और इराक और अफगानिस्तान आर द वर्स्ट पासपोर्ट विथ स्कोर ऑफ 28 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे बेकार किसका रहा है, अफगानिस्तान का। ये आप देख सकते हैं कि इंडिया का रैंक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये इंडिया का रैंक पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है। तो इंडिया का रैंक 85 है, इतना याद रखना है कम से कम आपको। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स ऑल।